केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। आपके लॉयल फैंस ने मिस किया आपको पिछले हफ्ते। पहले तो होप करूंगा कि आपकी तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। यस अनुज। ओके ओके, बताइए मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है सुशील, क्योंकि एक मार्केट में बड़ी रैली हुई और कल एक डिक्लाइन आया, तो अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, ये रोज रोज के राइजेस एंड डिक्लाइन से ज्यादा अनुज, मुझे आपसे सप्ताह में एक बार बात करने का मौका मिलता है और पिछले वीक मिला नहीं। तो मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ शुरुआत में। आपको पिछली बार भी मैक्रो पे बात करके मजा आया था। तो देखिए, कुछ होता है ना, हम अपनी इंद्रियों में से कुछ चार्ट्स को हम देखते हैं, न्यूज को सुनते हैं, और एक कुछ होता है कि जो एक ट्रेडर का इंट्यूशन होता है, जिसे मैं कहता हूँ ना, मेरी चार्ट में से मुझे महक आती है वो एक खास। तो ये महक जब आई थी आखिरी बार 2008 में, तो पूरे संसार के मार्केट्स का सत्यानाश हो गया था। और 2012 से जो इसका बॉटम बना था, एक तरफा वर्ल्ड के सारे एसेट मार्केट्स में तेजी है। और ये 1998-99 में भी हुआ था। ये क्या है, क्या चीज की चार्ट है? ये यूरो वर्सेस जापानीज येन की चार्ट है। अब इसका लॉजिक बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जितनी भी करेंसीज है वर्ल्ड में, डॉलर के बाद सबसे बड़ा स्टॉक ऑफ फिजिकल करेंसी इशूड करेंसी है यूरो। और जापानीज येन की एक विचित्रता है कि अगर डॉलर बाकी करेंसीज के सामने बढ़ता है, तो जापानीज येन और ज्यादा बढ़ जाता है। और डॉलर अगर घटता है, तो जापानीज येन और ज्यादा घट जाता है। यानी जापानीज येन डॉलर की परछाई है। तो आप जब यूरो और जेपीवाई की रेशियो को देखते हो, डॉलर के बाहर सबसे बड़ी करेंसी बनाम सबसे संवेदनशील करेंसी, तो ये पेयर की जो हाईएस्ट सेंसिटिविटी होती है और उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू स्टैटिस्टिकली भी वैलिड है, मैंने टेस्ट रन किए हैं। जब जब ग्लोबल एसेट्स मार्केट में एक तरफा 5-7 साल का ट्रेंड या साल 2 साल का बड़ा कोई भीषण करेक्शन आने वाला, टाइम तक भी जा नहीं पा रहा है। तो इसलिए देखिए, या तो मैंने जो इतने साल में सीखा मैं सब कुछ भूल जाऊं, भूल नहीं पा रहा हूं, तो मैं सारे लार्ज कैप्स पे इसीलिए हमेशा अल्ट्रा कॉशियस होकर चलूंगा। अब मैं उनसे अगर उतर के हमारे नॉर्मल स्टॉक की चार्ट रीडिंग की बात पे आता हूं अनुज, और ये सारे पैटर्न्स, ये जो यूरो जेपीवाई वाला पैटर्न वर्ल्ड की हर एक इक्विटी इंडाइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर मैंने डिटेल में जाके देखा, अगर मैं लार्ज कैप्स को कछुए कछुए मान लेता हूं, और ये स्मॉलर मिड कैप्स को हम खरगोश मान लेते हैं, तो कछुए और खरगोश की कहानी हमेशा होती है बाजार में। कछुए अपनी मंथर गति से चल चल के सारे इकट्ठा हो गए, सब अपने फाइनल पड़ाव तक पहुंच गए। खरगोश बीच में थोड़े घमंडी हो गए थे, अब उन्होंने जोर से वापस ब्रेकआउट दे दिया। तो दुनिया भर के 60-70-80 स्टॉक्स में लास्ट 10 दिन में हमारे नए बाई कॉल्स आए, उन पे भी हम आएंगे। और अनुज, लार्ज कैप्स में बड़ी सीरियस चेतावनी के पैटर्न्स बने हुए हैं। और दोनों स्पेसेस को, मिड और स्मॉल कैप्स को अलग तराजू में देखना होगा, लार्ज कैप्स को अलग में देखना होगा। खाली इंडेक्स को देख के चलने पे आदमी कभी वापस चपेट में आए। ओके, अच्छा, सिंस आपने बात कर ली थोड़ी मैक्रो की और ग्लोबल मैक्रो की बात कर ली, थोड़ा उसी को और एक्सटेंड करते हैं। स्टॉक्स के बाद उसके बाद कर लेंगे। चाइना में जो हुआ, वो उसको कैसे देख रहे हैं आप? और एक जो रिस्क बन रहा है कि अब चाइनीज़ मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, क्या वो टाइन कर रही है आपके इस व्यू से कि लार्ज कैप में करेक्शन आ सकती है? देखिए, ये बात अपनी बहुत स्पष्ट शब्दों में हुई भी थी कि बुल इज गोइंग इनटू द चाइना शॉप। एक मैंने सरकास्टिक तरीके से आपको कहा भी था कि बुल इज गोइंग इनटू द चाइना शॉप। मुहावरा है ना, जब सांड एक मर्तबानों की दुकान में घुसता है तो सब कुछ सारे संसार में तोड़फोड़ मचवा देता है। तो वो घटना यहाँ जो हो रही है, शंघाई कॉम्पोजिट की मैं चार्ट आपके सामने खोलता हूँ। ये देखिए, हमने पहले इसको आपसे डिस्कस हुआ था 15 दिन पहले कि एक तरफा चाइना में तेजी आएगी, और शायद हमने और भी किसी चैनल पर इसके बारे में बात करने का मौका मिला था। तो चाइना की एक तरफा तेजी अब जो आ रही है, 2020 का भी क्रैश आने के पहले चाइना एक तरफ उछला, और वो क्रैश चलता गया तो चाइना उछलता चला गया। उसके पहले 2008 में भी हुआ। तो समवेयर चाइना में ना सस्टेनेबल तेजी नहीं बनती है। जो बड़ी आउट परफॉर्मेंस तेजी होनी थी वो 20 साल पहले हो गई। तो चाइना ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक विवशता का बाजार है कि और कहीं नहीं मौका मिल रहा है, हम चलो चाइना में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो जो, ये देखो अब आ जाएगी ये चार्ट मेरी स्क्रीन पर। हाँ, पीसीआर अगर इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं, तो जो चाइना में 2 वीक में जो बवाल आ गया, और हमने यहां से भी एक बार प्रेडिक्शन निकाला था मार्च में कि चाइना में उछाल आएगा, और फाइनल सेकंड बॉटम यहाँ निकाला था। मेरा अनुमान है 4000 तक तो
ये बिना किसी हेजिटेशन के 4200-4300 तक तो जा रहा है। 3300 वाला भी अगर 4200-4300 जा रहा है, तो चाइना पैसा खींच रहा है, अंदर एक जस्टिफिकेशन है, पर डेस्परेशन में भी फंड्स को कहीं पैसा डालना है। चाइना ठीक है अंडर वैल्यूड दिखता है, पर वहाँ भरोसा और विश्वास नहीं है लॉन्ग टर्म का, या सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट स्टोरी बने। और अगर ये चार्ट मैं दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे, लॉन्ग टर्म की चार्ट है। 2008 का ये जो पीक आया था सितंबर 2007 में, संसार क्रैश हो गया। उसके बाद ये 2015 के बाद भी 16-17 सीवियर अंडर परफॉर्मेंस था। एक बार वापस ये पीक आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 4042 तक का जब तक पीक आएगा, बाकी वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स में मोटा करेक्शन बन सकता है। इकोनॉमिक थ्योरी कोई इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन वाली नहीं है, पर वही बोलते हैं ना सारे महक इंडिकेटर, ट्रेडर्स की जो इंस्टिंक्ट होती है। चाइना पास्ट में जब-जब इस तरह आउट परफॉर्मेंस दिया, संसार का भट्टा बैठा है। तो ये चाइना की चार्ट से वापस वही महक आ रही है। भैया बाकी सारे इक्विटी मार्केट सावधान हो गए। बुल इन द चाइना शॉप इंडिकेटर कहेंगे इसको। जी नमस्कार। ओके, आपने यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स की बात करी, स्पेशली चाइनीज़ मार्केट की प्लेसमेंट को समझाया। अभी हाँ, अब ट्रेडर्स बंधुओं के लिए राय क्या है? सबसे पहले आपके वो प्रिफर्ड आइडियाज़ जो कि लॉन्ग्स के हैं और शॉर्ट के हैं, अगर कुछ क्लासिफाई कर पाए तो। चलिए हम उन्हें नाम लेके भी बात करेंगे। लॉन्ग आइडियाज जो अभी भी बरकरार हैं या नए जिनमें बाइंग सिग्नल्स आ रहे हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी है। कम से कम 3 महीने के आगे के पीरियड का व्यू लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सकते हैं। 50% की अपमूव अगर है, कई सारे नए स्टॉक्स में आई है, और उनमें अगर 5% का डाउनसाइड एब्जॉर्ब करना पड़ा, तो 3 से 5 महीने का 6 महीने तक का व्यू है। और जो लार्ज कैप्स के अंदर में जहां पे बिकवाली के संकेत आने लग गए हैं, या जिनको हम अब बिल्कुल तैयार है कि जब सिग्नल आएंगे शॉर्ट सेल करेंगे, वो मच मोर शॉर्टर टाइम होराइजन के हैं। इस टाइम के डिफरेंस को समझने के बाद, तो देखिए पहले लार्ज कैप्स में बताऊं, कहीं छिपने की जगह दिख रही है क्या? जो एफएमसीजी में हमने खूंखार तेजी करी, ए टू जेड स्टॉक्स में अब हम सेल सिग्नल के लिए वेट कर रहे हैं। मेरे को हिंदुस्तान लीवर में शॉर्ट सेल सिग्नल का मौका आ गया, तो शॉर्ट सेल करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। मतलब अमर पट्टा किसी भी स्टॉक को नहीं लिखा। हिंदुस्तान लीवर ने 5-5, 7-7 साल नेगेटिव रिटर्न्स बनाए हैं, और अब साल 2 साल तक इसकी धुलाई होगी। कोई एफएमसीजी में हाइडिंग स्पेस नहीं दिखता है, इक्का-दुक्का किसी नाम को छोड़ के, किसी लगाड़ को। आईटी के अंदर जिस तरह से भयंकर तेजी होली, भगवान की कृपा रही, खूब पैसे मिले। अब आईटी को हमें बेच-बेच के कमाना है। लगेंगे जितनी बार स्टॉप लॉस लगेंगे। मेटल्स में जो थोड़ा बहुत एक परकअप अब आ रहा है, और लग रहा है कि मेटल्स में सस्टेनेबल तेजी बन जाएगी। तो देखिए सेल जो बिल्कुल लैगार्ड रह गया था, तो जिसने कोई भी कारणों से बाकी बाजार के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एक अपवाद की तरह चल सकता है। एनएमडीसी में जो बढ़िया पैटर्न ब्रेकआउट आ गया, और हमें एनएमडीसी यहाँ से भी 30% बढ़ता लगता है, वो एक एक्सेप्शन है। नाल्को हिंडाल्को जो कॉपर की सिजलिंग रैली हो गई उस पे है, हो सकता है कॉपर की वो रैली भी पीटर आउट हो जाए, तो डेंजरस है। और उसके पीछे मैं टाटा स्टील ले लूं या जिंदल स्टील ले लूं, ऐसी कहीं भी चार्ट्स नहीं है। ये जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सब कुटने पिटने के लिए तैयार बैठे हैं। सिग्नल नहीं है, जब आएंगे तब हम बेचेंगे। तो मेटल्स में अलग अलग डिविजन है। ऑटो के स्टॉक्स में अगर टाटा मोटर्स ने धर धुलाई, अच्छा मोटा करेक्शन कर लिया, और अब अगर वो अप ट्रेंड में है, तो मैं बाकी के ऑटो से स्टॉक्स को देख के, कि बजाज ऑटो या हीरो होंडा जो लग रहा है ऊपर 20-25-50 माले पे चढ़े हुए हैं, और बंजी जंपिंग नहीं, ये बिना पैराशूट के कूदेंगे सारे स्टॉक्स नीचे, तो इसका मतलब ये नहीं मैं टाटा मोटर्स को बेचूंगा, मैं सिलेक्टिवली टाटा मोटर्स पे लॉन्ग रहूंगा। तो मेटल हो गया, ऑटो हो गया, बैंक्स। बैंक निफ्टी के अंदर ये एचडीएफसी बैंक बढ़ गया और न्यू हाई आ जाएगा। चार्ट का पैटर्न आप देखोगे ना, बहुत ही गंदा टाइप का ये पैटर्न है, और ये बाजार के छद में है, इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये देखो एचडीएफसी बैंक में सिर्फ डबल टॉप बना है ये देखो डबल टॉप बना है। पीसीआर प्लीज इस चार्ट को दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बार शिष्टाचार के लिए हमने ट्रेडिंग का 1500 तक का व्यू नाप दिया। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर्स को, 1200 रुपए का भाव आने तक इसको लेने की मत सोचना। इसमें लगाए हुए पैसे पे ब्याज भी नहीं मिलने वाला, टाइम टू टाइम रकम टूटेगी। ये लॉन्ग टर्म टॉप आउट प्रोसेस है, और हम लोग लॉन्ग टर्म अप के अपर एंड की रेंज पे है, कि 1200 रुपए में जब मिलेगा तब दोबारा इन्वेस्ट करना। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, माइनर बम्प अप आया। तो बैंक निफ्टी में जितने भी लार्ज बैंक इंक्लूडिंग कोटक, हम बार बार बेच के लेंगे। एक एक बात यहाँ कहनी जरूरी है अनुज, जैसे एक व्यक्ति के भी व्यवहार में आपको बहुत सारे विरोधाभास दिखेंगे। कुछ अच्छी बातें दिखेंगी, कुछ अजीब सी दिखेंगी। हर एक स्टॉक की चार्ट में भी विरोधाभास होते हैं। उन विरोधाभास के साथ कैसे जीना है, जो उसकी मुख्य प्रवृत्ति है उसको पकड़ के चलो। इन सब में अपर एंड पे ट्रेडिंग रेंज के हैं, बीच बीच की जो रैलीज आएगी वो लार्ज बैंक्स को मिस करेंगे, पर बेच बेच के इनको हमें कमाना है। बैंकों के अंदर में
अगर कोई तेजी का सा छद्म उसको क्रिएट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या आपके पीएनबी, बीओबी ये बीच-बीच में जोर से उछल जाएंगे, आरबीएल जोर से उछल जाएगा, बंधन बैंक ज्यादा नहीं घटेगा और बड़े वाले बैंकों में धुलाई होगी, ऐसी हमारे को लगता है चार्ट्स में। तो घूम फिर के ले दे के एक अडानी के स्टॉक्स को हमें शॉर्ट नहीं करना है, जिस लकीर को हम पकड़ के बैठे रहे, अभी भी वही बरकरार है। रिलायंस की चार्ट इतनी बढ़िया थी, 4 दिन में कैसे बिगड़ गई चार्ट? तो चार्ट्स भी बनती बिगड़ती है। तो लार्ज कैप स्पेस डीप करेक्शन की तैयारी में है और यहाँ कुछ भी नई लिवाली करके पिडीलाइट ले लो, वो क्रूड का दाम घट रहा है, घटते-घटते क्रूड अचानक 84 हो जाएगा, जियोपॉलिटिक्स जितनी डेंजरस बनी हुई है। सिर्फ एक यूएस इलेक्शन की वजह से अगर कोई पोस्टपोनमेंट आ गया, जियोपॉलिटिक्स आ गया, वरना ईरान के साथ छेड़छाड़ नहीं, वो कारपेट बॉम्बिंग होनी होनी उसकी। इज़राइल बिल्कुल स्पष्ट है कि बस एक ही बार में सबको निपटाना है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड वर्ल्ड वाइड। कि गोल्ड का भी चार्ट एकदम ऊपर जो पीक पे है, तो एक साथ डॉलर मार्केट में जब बवाल मचेगा, गोल्ड 15% नीचे आ जाएगा। तो सारे लार्ज कैप्स बिल्कुल बच के चलने लायक है। बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज 3 से 6 महीने की कह लो तेजी में, ये शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स है, माझगांव है या आपके गार्डन रीच है या कोचिन शिपयार्ड है, इनमें हमारे सबके बाई सिग्नल्स आए। केमिकल्स के स्टॉक्स में लगातार बाई सिग्नल्स आ रहे हैं। बहुत सारे छोटे वाले एमएनसी स्टॉक्स के अंदर में सब में बाई सिग्नल्स है। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स में खरगोश जो है अभी भी भागने को तैयार है। ओके। तो हम खरगोशों पे चढ़ेंगे और कछुओं को ओके, खरगोशों पे दांव लगाएंगे और कछुओं को बेच देंगे। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और अच्छा, अब इस शो को यहाँ